Good morning all. I am Dr. Saroj Bala, Assistant Professor in Political Science, गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज अम्बाला कैंट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है भारत की मंत्रिमंडल प्रणाली की मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कैबिनेट सिस्टम। देखिए, भारतीय मंत्रिमंडल प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उनमें से सबसे पहली विशेषता है राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल से अलग होना, एक्सक्लूजन ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम द कैबिनेट। इंग्लैंड के जो राजा हैं उनकी तरह भारत का राष्ट्रपति भी राज्य का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, जबकि समस्त देश का शासन उसी के नाम पर चलाया जाता है, परंतु व्यवहारिक रूप से देश की राजनीति में वे भाग नहीं लेते, बल्कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उनके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, परंतु राष्ट्रपति ना तो मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेता है और न ही उनकी अध्यक्षता करता है। प्रशासन संबंधी सभी निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं, जिनकी बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री ही उन बैठकों का एजेंडा तैयार करता है। प्रधानमंत्री ही उनके मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति स्वयं भी यदि चाहे तो प्रधानमंत्री से किसी विभाग या विषय के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है। और कभी कभी महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रपति अपनी सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है, परंतु उस परामर्श को मानना और ना मानना प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेशन बिटवीन कैबिनेट एंड पार्लियामेंट, मंत्रिमंडल और संसद में सहयोग। भारत की मंत्रिमंडल की व्यवस्था की एक और इम्पॉर्टेंट विशेषता क्या है? मंत्रिमंडल और संसद के बीच का गहरा संबंध होना और उनका सहयोग होना। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सभी सदस्य संसद के एक या दूसरे सदन के सदस्य होते हैं। यदि कोई मंत्री अपने पद का कार्यभार संभालते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ता है, और मंत्री के पद को ग्रहण करने के पश्चात भी मंत्रीगण संसद के सदस्य बने रहते हैं और वे संसद की बैठकों में भाग लेते हैं, बिलों को पेश करते हैं, उन्हें पास करवाते हैं। वास्तव में संसद के सभी महत्वपूर्ण बिल मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा ही पेश किए जाते हैं। मंत्री दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं, परंतु मतदान के समय वे उसी सदन के बिलों पर होने वाले मतदान में भाग ले सकते हैं जिसके वे सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य ही संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करते हैं और वे अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे अपनी नीति को संसद के सामने रखते हैं और संसद के सदस्यों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो इस तरीके से संसद और मंत्रिमंडल में बहुत ही गहरा संबंध होता है। नेक्स्ट बात आती है पॉलिटिकल होमोजेनिटी, जिसको हम बोलेंगे राजनीतिक एकरूपता। अगर राजनीतिक एकरूपता की अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय इसके सभी सदस्य जनरली एक ही पॉलिटिकल पार्टी से लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री संसद में मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है और वह मंत्रिमंडल के केवल ऐसे व्यक्तियों को ही मंत्रिमंडल में शामिल करता है जो एक ही पार्टी के होते हैं या उसी पार्टी से संबंध रखते हैं। और यह सिद्धांत सरकार की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही आवश्यक है, सरकार के स्थायित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। अलग अलग विचारधाराओं वाले लोगों के लिए अधिक समय तक इकट्ठा रहना और मिलजुल कर कार्य करना बड़ा ही कठिन हो जाता है, इसलिए राजनीतिक एकरूपता इसका एक विशेष गुण है। नेक्स्ट बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट टूवर्ड्स पार्लियामेंट, मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी होना। मंत्रिमंडल की एक अन्य विशेषता यह भी है कि संसद विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है जिसमें विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उतने समय तक ही अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन मिलता रहे। यदि वह सदन में बहुमत का समर्थन खो बैठता है तो उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, अथवा वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करके नए चुनाव करवाने का परामर्श दे सकता है। तो इस प्रकार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर कैबिनेट को, मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट बात आती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा जो अगला पॉइंट है वह सामूहिक उत्तरदायित्व भी जिसे बोलते हैं।
भारतीय मंत्रिमंडल की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसका सामूहिक उत्तरदायित्व इसकी एक मुख्य विशेषता है। हमारे संविधान के अनुसार भारतीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जिसका अर्थ है कि यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य यदि कोई कार्य करता है तो उसे समस्त मंत्रिमंडल का काम समझा जाता है, और यदि किसी मंत्री द्वारा रखा गया प्रस्ताव और नीति सारे मंत्रिमंडल की नीति होती है, क्योंकि कोई भी मंत्री तब तक लोकसभा के सामने कोई प्रस्ताव नहीं रख सकता जब तक कि मंत्रिमंडल इसको स्वीकृति न दे। वास्तव में लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले सभी विषयों पर, सभी मुद्दों पर मंत्रिमंडल की बैठकों में विचार किया जाता है, और यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो उसके द्वारा रखे गए किसी भी प्रस्ताव को अगर संसद अस्वीकार कर दे तो सारी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। परंतु यहाँ याद रखने योग्य बात है कि यदि किसी मंत्री के मंत्रालय के विषय में कोई विशेष दोष लगा दिया जाए या कोई असंवैधानिक घटना हो जाए तो केवल उस मंत्री को ही त्यागपत्र देना पड़ता है, पूरे कैबिनेट को नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट बात आती है सीक्रेसी, जिसको हम गोपनीयता भी कह सकते हैं। सीक्रेसी मंत्रिमंडल व्यवस्था के संचालन के लिए एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत इसकी सीक्रेसी है। प्रत्येक मंत्री को अपना पद ग्रहण करते समय राष्ट्रपति के सामने इसके संबंध में एक शपथ लेनी पड़ती है। प्रत्येक मंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह मंत्रिमंडल में होने वाले विचार विमर्श को गुप्त रखे और उसे संसद और देश के सामने प्रकाशित न करे। यह व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू करने के लिए भी बहुत आवश्यक है। मंत्रिमंडल की बैठकों में किसी विषय पर विचार विमर्श करते समय सदस्यों में आपस में मतभेद हो सकता है, परंतु प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य है कि वह उस मतभेद को अपने तक ही सीमित रखे और उसे अन्य लोगों के सामने प्रकट न होने दे, क्योंकि ऐसा करने से सरकार कमजोर होती है। और यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी भी निर्णय को समय से पहले किसी को बताता है तो उसके विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्रवाई की जा सकती है और उसे अपने पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो इस आधार पर देखिए, मंत्रिमंडल की बैठकों का रिकॉर्ड भी मंत्रिमंडल के सचिवालय के द्वारा रखा जाता है और उसे यह आदेश होता है कि वह उसे पूर्ण रूप से गुप्त रखे और उसमें व्यक्तियों के नाम और उनके द्वारा पेश किए गए विचारों का डिटेल में कोई भी वर्णन ना हो। प्राय उनके निर्णयों तक ही सीमित रखा जाए। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री से मतभेद हो जाने के कारण अपना त्याग पत्र दे देता है तो उसे राष्ट्रपति की आज्ञा से संसद में अपने व्यूज देने की छूट होती है, परंतु उससे आशा की जाती है कि वह संसद के सामने केवल अपने ही विचार पेश करे। तो इस आधार पर सीक्रेसी हमारी मंत्रिमंडल व्यवस्था का एक मुख्य सिद्धांत है। नेक्स्ट बात आती है इनर कैबिनेट। देखिए, मंत्रिमंडल एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसमें आसानी से शीघ्रता तथा सफलता के साथ निर्णय ले पाना संभव नहीं होता। इस कारण से प्रैक्टिकली मंत्रिमंडल के जो सदस्य प्रधानमंत्री के सबसे अधिक विश्वास पात्र के होते हैं उन्हीं लोगों को मंत्रिमंडल में रखा जाता है। प्रधानमंत्री उनसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श कर लेता है और अंतरंग जो मंत्रिमंडल है जिसको हम इनर कैबिनेट कहते हैं वह वास्तव में मंत्रिमंडल की एक छोटी समिति होती है जो कि प्रधानमंत्री के बहुत ही नज़दीकी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द कैबिनेट कैन गेट द पार्लियामेंट डिसॉल्व्ड। कैबिनेट संसद को भंग करवा सकती है। देखिए, जब कभी संसद तथा कैबिनेट में अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाए, किसी भी तरह की कोई आपस में ऐसी संभावना हो जाए, गतिरोध की स्थिति आ जाए, या जब कभी संसद कैबिनेट के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे या फिर ऐसा प्रस्ताव पास करने जा रही हो, या जब संसद जनता का नए रूप से विश्वास प्राप्त करना चाहे तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से अथवा प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति से अनुरोध कर संसद को भंग करवा सकती है। तो देखिए इसमें क्या है, कैबिनेट संसद को भंग करवा सकती है। प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा कहे जाने पर राष्ट्रपति संसद को ज़रूर भंग कर देंगे। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की यह सलाह माननी पड़ती है, क्योंकि जब भी कभी संसद और कैबिनेट के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाए
तो कभी भी जब कैबिनेट के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल को अपने पद से मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि कैबिनेट संसद को भंग करवाने की शक्ति रखती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संसद को भंग करते हैं। नेक्स्ट बात आती है कमिटीज इन द कैबिनेट, मंत्रिमंडल की समितियां। भारतीय मंत्रिमंडल में अलग अलग विषयों के संबंध में कई समितियां स्थापित की गई हैं। बहुत अलग अलग विषयों से रिलेटेड अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई हैं, जिनमें से पॉलिटिकल जो फंक्शंस हैं, जो राजनीतिक कार्य हैं, उनसे संबंधित जो समिति है जिसको हम पॉलिटिकल अफेयर कमेटी कहते हैं, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति है। और प्रत्येक विषय पर उनसे संबंधित समिति पहले निर्णय लेती है और फिर समस्त मंत्रिमंडल उन पर विचार करता है। तो इसलिए सबसे पहले कमेटीज़ में डिस्कशन की जाती है, उसके बाद सारा जो कैबिनेट है, कंप्लीट मंत्रिमंडल है, उनके बीच में आपस में वार्तालाप होती है, उसके बाद ही किसी फाइनल निर्णय पर वो पहुंचते हैं, फाइनल डिसीजन तक पहुंचते हैं। तो इसलिए मंत्रिमंडल की जो कमेटीज़ हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम रोल प्ले करती हैं। और इसमें एक बात और आ जाती है कि जिसमें हम कहेंगे प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता, जिसको सुप्रीमेसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है और प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल पर पूर्ण अधिकार होता है। संविधान में प्रधानमंत्री को समान मंत्रियों में प्रथम माना जाता है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स। परंतु जो दिन प्रतिदिन आज हम देखते हैं प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत ही प्रभावशाली होती जा रही है। उसे मंत्रिमंडल रूपी जो मेहराब है, उनका केंद्रीय जो बिंदु है वो माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्ट। संसद का संगठन उसी पर निर्भर करता है और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही की जाती है, और वह चाहे तो किसी भी मंत्री को अपनी मंत्रिमंडल से हटा सकता है, और कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री के विपरीत कोई बात करता है तो उसे अपने पद को त्यागना पड़ सकता है। तो इस आधार पर मंत्रिमंडल में सबसे इम्पोर्टेंट जो स्थिति है वह प्रधानमंत्री की होती है, इसलिए प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता भी इसका एक विशेष गुण है। तो इसी आधार पर हमने ये सभी अभी हमारे ये थे हमारे भारतीय मंत्रिमंडल की विशेषताएं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।